राजस्थान, नागौर और खींवसर की राजनीति की जब बात होती है तो मिर्धा परिवार का नाम जरूर आता है। मिर्धा परिवार की राजनीति ने इस पूरे नागौर को नई दिशा दी है और नागौर क्षेत्र में अब विकास के सपने के लिहाज से मनीष मिर्धा चर्चा में भी रहे हैं। राजस्थान चौक पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। मिर्धा परिवार की बात से शुरू कर लेते हैं और हमने ये जगह जहां पर हम बैठे हैं वो एक ऐसे परिवार से है जो नेताओं से, लोकतंत्र से, राजनीति से उम्मीद चाहता है। उसके सपने छोटे हैं लेकिन वो राजनीति के सहारे और खास तौर पर इस इलाके में पूरे होते हैं। तो चुनावी माहौल है, उपचुनाव है और उपचुनावी माहौल में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और मिर्धा परिवार और खुद आप इस क्षेत्र के विकास के विजन को कैसे लेकर चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस चुनाव में जो मैंने अभी तक दूसरे प्रत्याशियों की जिनकी भी बातें सुनी है या जिनके भी इंटरव्यूज देखे हैं या आप कह लीजिए भाषण सुने, सबके भाषणों में, इंटरव्यूज में एक ही बात है, मतलब ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है। मतलब विजन किसी का कुछ नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। जी। खींवसर में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो खींवसर बेल्ट जो है, ये पूरा माइनिंग बेल्ट है। जी। यहाँ पर नीचे सोना ही सोना है। हाँ। चाहे लाइमस्टोन ले लो, चाहे आप क्ले ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे मिनरल्स बहुत हैं। अब यहाँ की मेन मुख्य मांग है यहाँ पे कि खेतों में जो छोटे पट्टे होते हैं वो मिलने चाहिए, उसकी कोई बात नहीं करता। आप यहाँ पे ढाणियों में चले जाइए, ज़्यादातर जगह जो है वो पाइपलाइन से जो पानी आ रहा है, पीने का जो पानी आ रहा है, वो प्रेशर से पहुँचता ही नहीं, तो वो पाइप नलों तक पानी नहीं पहुँच पाता। पानी की समस्या है कोई बात। बिजली का आप देख लीजिए, कहीं पर भी चले जाइए, पूरे खींवसर में हर जगह, मतलब आप कभी भी लोड जो है वो पूरा नहीं, पहली बात तो बिजली नहीं मिलती और दूसरी बात जो है लोड भी नहीं मिलता पूरा। जो भी पावर आती है वो बहुत कम वोल्टेज पर आती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे जिसकी कोई बात नहीं करता। और जहाँ तक बात रही, तो हमने उसी चीज को, ये इस चीज पर हम नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये कैंडिडेट हम लाए हैं वो कैंडिडेट एक सुयोग्य, सुशिक्षित कैंडिडेट है, जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, उनके हस्बैंड डीआईजी रिटायर्ड है। तो हमारा नैरेटिव और हमारा विजन यही है कि हम एक ऐसा अच्छा उम्मीदवार और एक अच्छा एमएलए उनको दे जो मुद्दों की बात कर सके, जो मुद्दों पर वहां पर विधानसभा में बहस कर सके। जी। लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। कांग्रेस जब से मिर्धा परिवार नागौर की राजनीति से एक तरीके से उन पर्टिकुलर इलाकों में जहाँ पे गढ़ कहा जाता था कि जहाँ हाथ रख दिया वहीं सोने की आपने बीत की कि वहीं सोना हो गया, तो अब मुश्किलें तो कांग्रेस के सामने है। जब आरएलपी अपना वर्चस्व उन वोटर्स में बढ़ा रही है जो कांग्रेस के होते थे, बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख और अपने संगठन के जरिए और अपने जाट राजनीति के वर्चस्व के जरिए नए लोगों को जब आगे ला रही है, तो चुनौतियां तो बड़ी हैं। संगठन तो बिल्कुल चुनौतियां, जैसा आपने भी कहा कि बीच में एक गैप आ गया था। जी। और ये हम सभी जानते हैं, समझते हैं कि ये गैप था और उसी टाइम पर जो दादाजी के या रामनिवास जी साहब के जो वोटर्स थे, जब वो वैक्यूम आया एक, तो क्योंकि एक नागौर की राजनीति को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग चेहरे की और स्ट्रॉन्ग आवाज की हमेशा से वो आदत पड़ी हुई है। तो जब उनको वो वैक्यूम दिखा तो उसके बाद में नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबिलिटी उनको दिखी आरएलपी। तो बहुत सारे वोटर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे ही वोटर्स थे जो आरएलपी की तरफ जिनका झुकाव हुआ। पर धीरे धीरे हम जो नई पीढ़ी है वो अब कोशिश कर रहे हैं कि वापस उनको अपनी जड़ों में लाया जाए, वापस उनको कांग्रेस पार्टी में लाया जाए। इसीलिए हमने ये खींवसर का चुनाव, बहुत चर्चाएं थी कि क्या ये गठबंधन में जाएगी सीट या चुनाव लड़ेगी पार्टी, तो इस पर बहुत मंथन हुआ। बहुत बार हमको बुलाया गया, पूछा गया क्या करना चाहिए आगे, संगठन कैसे खड़ा होगा, संगठन की जब लिस्ट, बूथ मैनेजमेंट कमेटी,
सब चीजें हमने पिछले 3 महीने से हम इस चीज में 3-4 महीने से हम इस चीज में लगे हैं कि खिमसर में एक संगठन खड़ा किया जाए वापस कांग्रेस का। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी की जो है वो उनकी ताकत ही उनका संगठन है। तो हमने भी ये कोशिश की है यहाँ पर संगठन खड़ा करने की, और उसी का नतीजा है कि पिछले 4-5 दिनों से 7 दिनों से कोई भी इस मुकाबले को ये नहीं कह सकता कि दो ही पार्टियां लड़ रही है। ये मुकाबला त्रिकोणीय है और हम पूरी जोर आजमाई पूरा दम लगाकर ये मुकाबला लड़ रहे हैं। मुकाबले में तो आप भी आने वाले थे। नहीं देखिए, ये बात पहले भी लोगों को शायद ये गलतफहमी है, या ये क्योंकि मेरी कई मीटिंग्स हुई है बड़े नेताओं के साथ कई जगह, हो सकता है मैंने फोटोज जो सोशल मीडिया पे देखते हो उनको ये लगा होगा कि मैं कोई टिकट की बात करने गया था। वो सारी बातें जो थी वो संगठन को लेकर थी, और मैंने कभी पार्टी से टिकट नहीं मांगा। हालांकि पार्टी ने जरूर मेरे से पूछा था कि अगर आप लड़ना चाहते हैं, तो मेरा जवाब एक ही था कि अभी बहुत जल्दी है, अभी चुनाव लड़ना बहुत जल्दी है। और फिर मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए आया भी नहीं। देखिए, मैं जिस वक्त पार्टी के लिए खड़ा हुआ, चाहे वो भली साझा उम्मीदवार भली रहे, पर आपको याद होना चाहिए कि जिस टाइम मैं पार्टी में आया उस टाइम पार्टी बहुत खराब दौर से गुजर रही थी। लोग छोड़ के जा रहे थे, जिनको टिकट मिले हुए थे वो भी वापस लौटा रहे थे। तो जब कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं आगे खड़ा हुआ, और मेरा जज्बा ही यही था कि मैं पार्टी के लिए कुछ करूं, पार्टी के लिए इसीलिए मेरा सवाल अगला यही था कि 2023 में ही आरएलपी के लिए वोट मांग रहे थे, अब कांग्रेस के लिए मांग रहे हो, आरएलपी बीजेपी के खिलाफ। जी भाई, पर उस वक्त गठबंधन था ना हमारा, तो उस वक्त गठबंधन का फर्ज निभाया, उनको वोट दिलाए। वो बंधन अच्छा था है वो बंधन था जो नहीं टूट गया। भाई, जो भी था आज भी नहीं टूटा नहीं है, आज भी इंडिया अलायंस मौजूद है। दिल्ली में हम पार्टनर्स हैं, विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पर नई गठबंधन हुआ, क्योंकि लोकल राजनीति को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हर चीज हम नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर वैसे नहीं कर सकते। लोकल कार्यकर्ताओं की भी एक भावना होती है, उनके भी विचार होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। कार्यकर्ताओं की बात का अगर मान नहीं रखेंगे तो फिर पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। हालांकि आप युवा राजनीति में कुछ नेताओं के बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं। हनुमान बेनीवाल को कैसे देखते हैं? अभी तो एक राजनीतिक विरोधी के रूप में ही देख रहे हैं, हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी कोई निजी तौर पर तो है नहीं। ये तो राजनीतिक बिसात है, कभी आमने कभी साथ में। ज्योति मिर्जा, वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी का प्रचार। हरा तो रहे थे आप उनको 2023 और हरा ही दिया आपने। आपके भाषण भी वायरल हुए थे उस वक्त। अब कुछ खटास कम हुई है? नहीं, खटास तब भी नहीं थी, खटास कोई बात नहीं है। नहीं, परिवार का भी मसला है, चीजें नहीं, वो भी पहले खत्म हो चुके थे। कई लोगों को लगता है कि कोई कोर्ट केस वगैरह उस वजह से कोई बात आमने सामने कर रहे थे, वो हम पहले ही जीत चुके थे, उनकी कोई बात नहीं थी। पर बात ये है कि भाई वो नाराजगी कह सकते हैं तो सिर्फ इतनी कह सकते हैं कि उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा जिसको यहाँ पर दादा ने सींचा है। वो बहुत पार्टियों में, लोग कहते हैं ना गए, बहुत पार्टियों में गए, पर बीजेपी को उन्होंने हमेशा सत्यानाशी फूली का, उन्होंने बीजेपी का कभी रुख नहीं किया। बीजेपी के नेताओं से उनकी भले पर्सनल लेवल पर बातचीत होती होगी वो, पर राजनीतिक रूप से कभी भी, विचारधारा में कभी भी उनसे मेल नहीं खाई, और उन्होंने उनको हमेशा सत्यानाशी फूली बोला। तो वो नाराजगी है, वो नाराज आएंगी कांग्रेस में तो सब ठीक हो जाएगा। वो मेरे हिसाब से अब नहीं आएंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भगवा हो चुकी है वहाँ पर। नहीं, उन्होंने तो कह दिया आरएलपी को खत्म करने का मेन कारण ज्योति मिर्जा है, ऐसा भी सामने आ रहा है ताकतवर। मैंने सुना नहीं, पर मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे। ठीक है, रेवंत राम डागा की बात कर लेते हैं, कैसे देखते हो? थोड़े कैंडिडेट हैं, मुझे तो लगता है सीधे इतनी राजनीति आती नहीं है, पर फिर भी देखिए कैंडिडेट तो चुनाव तो उन्होंने मजबूती से लड़ा ही था और अब भी लड़ रहे हैं। तो विचारधारा अलग अलग हो सकती है, पर निजी लेवल पर जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, बोले डाले अच्छे आदमी। कनिका बेनीवाल नई नेता आ गई है, पता था आपको आएंगी? लगता था कभी? नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये तो मुझे लगा था कि इस बार हो सकता है हनुमान जी घर से बाहर किसी को कोई को उतार देंगे। मेरे जो दिमाग में था, मैं किसी कार्यकर्ता को देंगे,
बढ़ना चाहिए का। देखिए नेता तभी बड़ा बनता है जब वो दूसरों को आगे बढ़ाता जी। है। सब कुछ मैं ही खा लूं, खिचड़ी मैं खा लूं, राबड़ी में पी लूं और हीरोइन में जीम लूं, सब कुछ मैं ही ले लूं, तो बात चीज तो गलत है। दूसरों को भी कुछ तो पुरुषना ही चाहिए। तो ये तो लग रहा है आरएलपी पे आरोप हनुमान बेनीवाल पे कि घर की पार्टी है, घर वालों को टिकट। तो ये तो मैं भाषणों में भी कह रहा हूँ, आरएलपी प्राइवेट लिमिटेड, आप तो अपनी पार्टी उसको बिल्कुल अपने घर में ही बिल्कुल ही लिया है। आप तो उसको, आपने तो उसको मतलब घर में क्या, आप तो अपने खुद के निवास स्थान तक ही सीमित कर लिया उसको, जी। सिर्फ पार्टी को। तो अच्छी बात नहीं है। कार्यकर्ता को देते, मजबूती से चुनाव लड़ते, उससे भी। नारायण बेनीवाल खुश हैं कि भाभी विधायक है होंगी, मतलब क्या पता, वो विधायक तो होंगी जब नहीं, होंगी। एक चर्चा है। नारायण जी का आप क्या पता हो, वो तो उनके घर की बात है, वो तो नहीं, हो जाती। उनके चेहरे के भाव कुछ अलग से लगे, ऐसा है क्या? कुछ कारण है? ऐसी चर्चा क्या है खींवसर में? आप सुनते तो होंगे, लोगों से तो खूब मिलते हैं। हाँ, लोगों से जन भावना क्या कह रही है कि नारायण बेनीवाल इस फैसले से खुश हैं क्या? जिस हिसाब से वो साथ में लगे हुए हैं, हाँ स्टेज पर देख के, क्योंकि हम तो स्टेज पर ही देखते हैं, हम तो वो जी। तो है नहीं, कोई मिलना विलना तो होता नहीं है। हाँ तो स्टेज पर जैसे देख के लगता है, उस हिसाब से तो कह ही रहे हैं दोनों भाई बहुत राम लक्ष्मण की जोड़ी से लड़ रहे हैं। जी। एक सवाल और पूछ लेते हैं। हालांकि ये आपका किसी पार्टी या दलगत राजनीति के जरिए इंटरव्यू नहीं है, ये नागौर के एक युवा नेता का राजस्थान चौक से साक्षात्कार है, इसलिए मैं सबके बारे में पूछ रहा हूँ। दर्शकों को भी लगेगा कि ये चुनावी बिसात में मनीष जी को कहाँ कैसी बातों में उलझा रहे हैं, और आप जवाब भी इसी लिहाज से दे रहे हैं। नागौर का आज की तारीख में नेता कौन? नागौर के नेता देखिए, जो जो लोगों के बीच में रहते हैं वो नेता है, जो लोगों के काम कराते हैं, काम आते हैं, वो नेता है जी। और ऐसा कोई धनी मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हम कह सकते हैं। भाई नाथुराम जी के टाइम भी आप कह लीजिए, रामनिवास जी भी जीतते ही थे, कल्याण सिंह जी काल भी बने ही थे। तो नेता तो देखिए साथ में चलते नहीं, कोई हैं, नाम बताओ, ऐसे तो ठीक है। नहीं, इसमें तो फिर आप ये हो जाएगा कि मैंने नागौर का धनी बता दिया किसी को। नहीं, वो सवाल इसीलिए है, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि खींवसर का जब उपचुनाव लड़ा जा रहा है तो वो कहा भी जा रहा है कि जाट के नागौर के नेता के तौर पे, जाट छत्रप के तौर पर हनुमान बेनीवाल आरएलपी को आगे रख रहे हैं। तो इसलिए मैंने पूछा। ज्योति मिर्धा बीजेपी में अब बड़ी लीडर बन गई है नागौर की, तो बीजेपी को कोई भी काम होता है उन्हें कहती है। आरएलपी के तो हनुमान बेनीवाल है ही, तो कोई कहीं शक शुबह है नहीं। कांग्रेस में बता दीजिए चलो कि कांग्रेस का नागौर किसके भरोसे है? नहीं, ऐसा सिस्टम ही नहीं है। हम यही तो सिस्टम खत्म कर रहे हैं। सभी नेता है नागौर में, सब लोगों के बीच में आएंगे, सब काम करेंगे, संगठन बनाएंगे। हम उसी लिहाज से लड़ रहे हैं, उसी लिहाज के काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है कि कोई छत्रप हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। सब मिलकर जनता की सेवा करेंगे और आज तक करते ही आए हैं। ये रहेगा। कुछ सवाल सामाजिक ताने बाने के भी ले लेते हैं। हमेशा ये रहता है कि जाट बाहुल इलाका है, यानी ताकत रखता है, दम है, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, बाहुबल में भी। आप खुद उस लेगेसी से आते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में मेघवाल समाज, SC/ST समाज और कुछ ऐसे परिवार जो कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक भी हैं। तो उनके हितों की नागौर में रक्षा हो रही है क्या? अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं, हम तो जयपुर दिल्ली में बैठ के सुनते रहते हैं इन चीजों को। तो नागौर में सब सुरक्षित है? भाई नागौर में देखिए, हमेशा से आजादी के बाद से लेकर आप अभी तक देखिए, नागौर में कभी भी ये नहीं हुआ कि इस जात को इस जात से कभी नफरत हुई हो। जी। 3600 कौम यहाँ पर एक साथ रहती है, किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है। और जो उस वक्त किसान सभाएं थी या दूसरी अन्य सभाएं थी आजादी के बाद से, उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाट ही थे जी। उसमें राजपूत भी शामिल थे, उसमें सभी जातियां शामिल थी। चाहे आप मेघवाल समाज ले लीजिए, हर जात का प्रतिनिधित्व था। तो अब भी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता, और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करता है कि ये एक जाट है या ये एक वो है, तो वो उसमें अगर डिफरेंशिएशन आता है, इसीलिए मैं कांग्रेस की वो बात कह रहा हूँ आपको, क्योंकि कांग्रेस में कभी ये सिस्टम रहा ही नहीं, ये जाट है या ये सब। हम अब आप देखिए, अभी सभा हुई थी, हम सारे एक ही मंच पर बैठे थे जी। हमको तो, मैं तो कभी किसी का लास्ट नेम पूछता भी नहीं हूँ क्या है क्या नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। 36 कौम के हम साथ हैं। इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? जो बयान आया, चाहे
आरएलपी सुप्रीमो लगातार बयान दे रहे हैं, आप ही की नेता को उन्होंने घेर दिया, दिव्या मदेरणा को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दे दिया, और दिव्या मदेरणा खुद उनके खिलाफ ओसियां के मसले को लेकर लगातार नाराजगी रहती है, इनकी चलती रहती है। तो क्या ये अदावत ठीक है क्या? ये मतलब देखिए, अदावत समाज भी इसमें फंसता है। नहीं, समाज की बात देखिए, कभी भी कोई बात बोलनी ना तो मतलब मॉरल स्टैंडर्ड बना के रखना चाहिए। जी। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि जैसे अगर वो भाषण नहीं देते, मेरे हिसाब से वो हनुमान जी अगर वो बात नहीं बोलते तो ठीक रहता। अपने ही समाज की बेटी है, अपनी बहन है, उसके बारे में ऐसे बोल देना तो वो ठीक नहीं लगता सब। और उन्होंने ऐसा कुछ गलत तो कहा नहीं था। उन्होंने क्या कहा था कि भाई खींवसर में टाइट है, और टाइट तो है ही, घूम ही रहे हैं ना, तो इसमें गलत क्या हो गया? उसके बाद में उसको मतलब अच्छे तरीके से वैसे बोल देना, तो समाज की बेटी है, हमारी बहन है, क्या ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? लेकिन तब तक हनुमान बेनीवाल को लगता नहीं था, जनता कह रही थी कि ठीक है, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा गुस्सा दिखाया, क्योंकि इस चुनाव में बड़े शांत हैं, हम्म, चुनाव में थोड़ा मिजाज नरम है, चक्कर क्या है, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल से पूछूंगा ये सवाल कि इस बार बड़ी नरमाई है। हाँ, मतलब शुरू से ही ऐसा ही लगा था जैसे कोई मतलब जो मुझे भी ये लगा था हाँ। कि जिस दिन उनकी वो नामांकन सभा थी, हाँ। तो उस दिन ऐसा लगा था मुझे भी कि जो हर बार जो हनुमान जी के जो जोश रहता है मंचवार, उनकी वो नामांकन सभा होती है, वहीं से ही वो चुनाव मांडते हैं। हाँ। जितना मैंने देखा है उनको, वो उनकी सभा में मतलब नामांकन सभा से ही उनका चुनाव मंडता है। तो और हर चुनाव में वो बड़े जोश से और बड़े उससे मतलब करते हैं। इस बार पता नहीं क्यों चेहरा भी थोड़ा सा फीका लग रहा था, मुझे भी लग रहा था, और हो सकता है दूसरों ने नोटिस किया नहीं किया। तो अब कारण क्या रहे होंगे कि घर में टिकट दे दिया, या मान का सवाल हो गया, या खींवसर में कुछ परेशानी है, अब ये तो वही जाने, वही बताएंगे। जी। लेकिन आरएलपी खत्म तो हो जाएगी अगर नहीं जीत पाए। वो खुद तो एमपी रहेंगे ही, वो कहाँ जाने हैं, वो तो 5 साल के लिए रहेंगे। ये आरएलपी खत्म क्यों हो जाएगी यार? विधानसभा में कोई प्रतिनिधि विधानसभा नहीं में रहेगा। कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, ये तो रहेगी बात। ये हो जाएगा इस बार। हमारे हिसाब से मैं तो कहूंगा तो होना ही चाहिए। मैं तो, हमारा तो कांग्रेस का एमएलए बन के जाएगा, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? नहीं ठीक है, कांग्रेस के नेता के नाते ये बात सही लगती है, लेकिन पहले दूसरे तीसरे की बात हम करते हैं तो पहले नंबर पे तो आपने कांग्रेस को रख वो दिया, तो बिल्कुल। दूसरा और तीसरा आपका मनस क्या कहता है? दूसरा हनुमान जी के साथ रहे तो उनको रख देंगे सेकंड मतलब गठबंधन क्षेत्रीय नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय तो है ही। राहुल जी के लिए मान सम्मान रख हाँ, देंगे। राहुल जी के लिए। रेवंत डांगा सुनेंगे तो निराश हो जाएंगे, कह देंगे यार मनीष भाई ठीक पर है। एक चीज है, हाँ। इसमें भी मैं हनुमान जी की बात कर दूं कि मुझे एक निराशा हनुमान जी से जरूर हुई थी हाँ। कि जिस टाइम उन्होंने अश्वनी वैष्णव जी ने कुछ इशारे किए थे उनकी तरफ जी। पार्लियामेंट में, जब सारे कांग्रेस के जितने भी एमपी वगैरह थे, सारे उनके साथ हनुमान जी के साथ खड़े हुए थे जी। और उनके खिलाफ बयान दिया था और उन निंदा दी थी, सब कुछ किया था। पर जिस टाइम हनुमान जी की बारी आई, जब राहुल जी को उन्होंने वो आतंकवादी बोला था और हमने धरने दिए थे, वो कम से कम निंदा कर देते तो राष्ट्रीयवाद अभिमान रहता। जी। तो हनुमान जी से एक ये तो शिकायत रहेगी कि राष्ट्रीय मुद्दों पे आगे साथ देते रहे। राष्ट्रीय मुद्दे पे कांग्रेस आपका साथ देती है, हाँ। और आप हमारे नेता को जब कोई गालियां भी बोल देता है, आप निंदा तक नहीं करते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। वहां भी गठबंधन का धर्म सिर्फ ये मैं ले लूं मत करो, आप गिव एंड टेक वाला भी तो रिश्ता रखो अब थोड़ा। जी। अंतिम सवाल ले लेते हैं, बहुत सवाल है आपसे करने को, फिर जयपुर में इंटरव्यू करेंगे, लेकिन अंतिम सवाल के तौर पे 2028 या 29 चुनाव लड़ेंगे? जनता मांगेगी टिकट। मैंने तो इस बार भी ये कहा कि पार्टी में भी यही कहा, मैं कभी टिकट विकेट मांगूंगा ही नहीं। मेरे तो कभी ये दिमाग में नहीं आता कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। मेरे तो, मैं साधारण कार्यकर्ता की तरह काम करता रहूंगा, जनता के बीच में आता जाता रहूंगा। जनता का अगर मन होगा तो वो खुद टिकट मांग लेगी, अपने मुंह से क्या टिकट मांगना, वो तो सारे ही करते हैं। फिर क्या फर्क है? फिर जनता के बीच में रहने का क्या फायदा है? जनता अपने आप आवाज उठाएगी। कांग्रेस के वार रूम के बाहर उठाएगी या अंदर आवाज पहुंचेगी? अरे वो सब जगह पहुंचेगी। जनता की अभी आवाज होती है ना, वो सब जगह पहुंच जाती है। राहुल गांधी जी तक पहुंच जाएगी वो बात तो। बिल्कुल। तो ये थे नागौर कांग्रेस के युवा नेता मनीष मिर्धा। हालांकि
राजस्थान की राजनीति में मिर्जा परिवार का एक बड़ा योगदान रहा है और उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जनता के बीच में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चुनावी सभा में मिल गए जब हम खींवसर की यात्रा पे थे और खरनाल में मिल गए। खरनाल वीर तेजा जी का स्थान है, तो हमने सोचा क्यों ना एक गांव में घर के आंगन में इनसे बात की जाए, क्योंकि इन्हीं कई आंगनों को इनके परिवार ने यहाँ संवारा है। फिलहाल के लिए लेता है विदा, फिर मिलेंगे किसी खास और अहम राजनीतिक शख्सियत के साथ। नमस्कार।